अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप पीआईएआईसी के ब्लॉकचेन और एआई के कोर्सेज में इनरोल हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोज़ आपको इन कोर्सेज को समझने में बहुत मदद करेंगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीबीबीएफ एग्जामिनेशन के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वाई यूज़ ब्लॉकचेन। इसमें सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया गया है। उसके बाद ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को डिस्कस किया गया है। उसके बाद अपेंड ओनली लेजर और पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया गया है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये बताया गया है कि जो ब्लॉकचेन है वो डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि इससे पहले कौन से कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते थे। यहाँ पे इसको एक अप्रोच बेस्ड सोल्यूशन का नाम दिया गया है, जिसमें सबसे पहले जो एक अप्रोच यूज़ होती थी वो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच थी। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में क्या होता था कि एक सिंगल अथॉरिटी होती थी जो हर चीज़ को ओन करती थी। सोल्यूशन, उसका डाटा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब एक सिंगल अथॉरिटी ही ओन करती है और वही उसको यूज़ करती है। अब इसकी एक सादा सी एग्जांपल हम कोई भी बैंक या इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ले सकते हैं, जिसमें होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस का कंट्रोल उनके पास होता है और बाकी मामलात सब उनके कंट्रोल में होते हैं। कोई थर्ड पार्टी उसमें कोई शेयर नहीं रखती कि कोई अपना अथॉरिटी जता सके। उसके बाद जो अप्रोच आती है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड या क्लाउड अप्रोच। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोल्यूशन है या एक डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच है सोल्यूशन की, उसको किस तरह डिस्कस किया जा सकता है कि एक ये सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के तौर पे ही होती है, लेकिन कुछ जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये उसको डिसोन कर देते हैं, मतलब वो पब्लिकली उसको शेयर कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि डाटा की ओनरशिप इनके पास होती है और प्रॉब्लम के सोल्यूशन की ओनरशिप इनके पास होती है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जो आने वाला डाटा होता है वो पब्लिक कर दिया जाता है। इसकी एक सादा सी एग्जांपल है फेसबुक की। जैसे फेसबुक एक सोशल नेटवर्क है और मार्क ज़करबर्ग सिर्फ उसके नाम को और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन करते हैं। उसमें दिए जाने वाला तमाम डाटा जो होता है वो यूज़र्स खुद देते हैं और उसी को वो खुद इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ जाती है डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है कि ओनरशिप और कंट्रोल जो है वो हर लेवल पे ख़त्म कर दिया जाता है और इसको पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ताकि तमाम डाटा, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम सॉल्यूशंस जो हैं वो हर एक शख्स के पास मौजूद हों इक्वली। तो अब आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन की तरफ। ब्लॉकचेन के जो बेनिफिट्स हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि ये जितने भी बेनिफिट्स हैं दे कम एट अ कॉस्ट ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ ब्लॉकचेन, जिसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका इनएफिशिएंसी है। तो सबसे पहले जो बेनिफिट डिस्कस किया गया है वो है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस इन अ बिजनेस नेटवर्क। इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे अगर आप कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन ओन करते हैं तो उसके अंदर होने वाले तमाम मामलों से आप वाकिफ़ हैं, लेकिन अगर इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप डील्स करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो उनके अंदर के मामलात, उनकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, एफिशिएंसीज, इनएफिशिएंसीज का आपको नहीं पता। अगर यही सिस्टम ब्लॉकचेन बेस्ड हो जाए तो आपकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, आपके साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप डील करना चाहते हैं वो सब कुछ, उनकी एफिशिएंसीज, इनएफिशिएंसीज आपके साथ डिस्क्लोज्ड हो जाएंगी। जो दूसरा जो बेनिफिट है वो है पब्लिकली वेरीफाइबल, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है तो कोई इसको ओन नहीं करता, सब लेजर्स जो हैं पब्लिकली शेयर्ड होते हैं तो पब्लिकली वेरीफाइबल होते हैं। इसी तरह ये सिक्योर भी इसीलिए है क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स के पास ये डाटा सिक्योर होता है और ब्लॉकचेन में आने की वजह से ये इम्यूटेबल हो जाता है। इसके बाद आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस को उन्होंने सप्लाई चेन के थ्रू डिस्कस किया है। जैसे कोई फूड आइटम है, उसको उसके ओरिजिन से लेके कंज्यूमर एंड तक पहुंचने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे उसकी ऑथेंटिसिटी की तस्दीक हो सकेगी। उसके बाद आता है लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। क्योंकि कोई मिडल मैन नहीं है तो उसमें ना कोई कमीशन है ना कुछ है, और ये जो है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है। इसके बाद आता है कि ये रिडंडेंट है और हाईली फॉल्ट टॉलरेंट है। इसका मकसद ये है कि जैसे तमाम यूज़र्स जो हैं, अगर उनमें से एक यूज़र ऑफलाइन भी हो जाता है तो फिर भी डाटा को वेरीफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स अवेलेबल होंगे। इसी तरह इवन एक पोर्शन भी यूज़र्स का अगर ऑफलाइन हो जाता है, जैसे बिटकॉइन की एक एग्जांपल ले सकते हैं, तो मिलियंस ऑफ नोड्स हैं जो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर रही हैं। अगर उन मिलियंस में से कुछ थाउजेंड्स भी अनअवेलेबल हो जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो फिर भी डाटा जो है उसकी ऑथेंटिसिटी हम बाकी जो मिलियंस ऑफ नोड्स हैं उनसे वेरीफाई कर सकते हैं।
उसके बाद डिस्कस किया गया है कि ये क्लैरिटी लाता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है। वो ज़ाहिरी बात है, ब्लॉकचेन के थ्रू जैसे ही ट्रांजैक्शन वाइज ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक्स बनते रहते हैं और चेन में आते रहते हैं, तो वो क्लैरिटी भी आती रहती है और ट्रांसपेरेंसी भी आती रहती है कि इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं होगी। उसके बाद इसके बेनिफिट्स में दिया गया है कि नो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, तो जैसे कि ये खुद डिसेंट्रलाइज्ड है तो इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती, कोई इसको ओन नहीं करता। और फिर इंस्टेंट ग्लोबल ट्रांजैक्शंस कैपेबिलिटीज़ हैं, आपको बस एक इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए जिसके बाद आप हर किस्म की ट्रांजैक्शंस को फ़ौरन कर सकते हैं। और फिर डबल स्पेंडिंग का कॉन्सेप्ट जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लॉकचेन ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। कोई एक चीज़ को, कोई एक ट्रांजैक्शन को 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद आ जाते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ ब्लॉकचेन में, जिसमें सबसे पहले एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट होने को डिस्कस किया गया है। जैसे पहले बताया गया है कि कई यूज़र्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं ब्लॉकचेन का डाटा सेव करने के लिए। उन यूज़र्स के पास एक्सपेंसिव मशीन्स होना ज़रूरी हैं, उसके बाद डाटा स्टोरेज चाहिए होता है, तो इसीलिए इसको एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट समझा जाता है। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी बहुत नई है, अभी तक इसमें जितनी तरक्की हुई है वो ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी में ही देखी गई है, तो इसीलिए अभी इसमें बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। इसके बाद आ जाता है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस या रिकमेंडेड पैटर्न्स हर चीज़ को फॉर्म करने के लिए होते हैं आईटी फील्ड में, वो अभी फॉर्म होना बाकी हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी नई है, जिस तरह पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी किसी फील्ड ऑफ लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट उस तरह नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसकी इनएफिशिएंसीज भी सामने नहीं आई, इसलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस और रिकमेंडेड पैटर्न्स जो हैं वो अभी फॉर्म नहीं हो पाए। अगला जो ड्रॉबैक है वो स्केलेबिलिटी और ट्रांजैक्शन स्पीड को लेके डिस्कस किया गया है कि ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो बहुत स्लो होती है। वो इस सेंस में कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जैसे हम क्रिप्टो करेंसी की एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक ब्लॉक को सॉल्व करने में तकरीबन 10 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं और वो काफ़ी एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स पे होते हैं, तो इसीलिए जो ट्रांजैक्शन स्पीड और कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है। इसी तरह सेंट्रलाइज्ड ओनरशिप कोई नहीं होती, जैसे ये इसके फ़वाइद में भी जिक्र किया गया था, इसी तरह ये इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इसकी कोई सेंट्रलाइज्ड ओनरशिप या सिंगल अथॉरिटी नहीं होती जो इसकी इनएफिशिएंसीज को ओन कर सके। उसके बाद जो ड्रॉबैक डिस्कस किया गया है वो ये है कि इसके जितने भी यूजेस हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो प्री प्रोडक्शन में हैं, अभी रिलीज़ नहीं हुए, और हैवी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए वो अभी बिल्कुल भी मौसर नहीं है। अब डिस्कस करते हैं द नेचर ऑफ एन अपेंड ऑनली लेजर। इसमें किस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि जैसा कि कई जगह बताया जा चुका है कि जो ब्लॉकचेन है वो एक ग्लोबली शेयर्ड डेटाबेस होता है, तो इस चीज़ को समझ लेना ज़रूरी है कि डेटाबेस जो है वो क्या चीज़ है। तो डेटाबेस जो है वो कॉमनली 4 चीज़ों को रेफ़र करता है, 4 फंक्शंस को रेफ़र करता है, जिसको CRUD कहा जा सकता है, जिसमें डाटा को क्रिएट किया जाता है, रीड किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है और डिलीट किया जा सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन में जो डाटा का एक डेटाबेस यूज़ होता है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें सिर्फ क्रिएट और रीड करने की ऑप्शंस मौजूद हैं, आप डाटा को अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते। इन्हीं खसूसियात की वजह से इसको इम्यूटेबल भी कहा जाता है, क्योंकि ना तो इस डाटा को अपडेट किया जा सकता है पीछे जाके, ना इसमें से किसी चीज़ को डिलीट किया जा सकता है। इसके बाद आ जाती है पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी। तो जो सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्ट सोल्यूशन है वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क अप्रोच रखता है, मतलब खुद क्लाइंट होता है, एक सर्वर के थ्रू वो कनेक्टेड होता है और इस अप्रोच पे काम करता है। जबकि जो ब्लॉकचेन या डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं वो इस चीज़ से आगे निकल के पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती हैं। अब पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो नोड्स होते हैं वो खुद अपने क्लाइंट्स भी होते हैं और एज अ सर्वर भी काम कर रहे होते हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई भी करते हैं और अपनी ट्रांजेक्शन्स को आगे भी लेके जाते हैं। पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी की वजह से ये फॉल्ट टॉलरेंट भी हो जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जितने ज़्यादा नोड्स होते हैं उतने ही लोग एज अ सर्वर और एज अ क्लाइंट काम कर रहे होते हैं, उतना ज़्यादा डाटा जो है वो आपस में शेयर होता है, जो टाइम टेकिंग होता है। तो उम्मीद है आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। इसके बाद एक क्विज़ दिया गया है जिसको अटैम्प्ट करके आप अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हैं। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर बाकी के कोर्स को भी आसानी से कवर कर सकें। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा ताकि वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। शुक्रिया।